हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है प्लेंट के ऊपर, उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्लेंट जो होता है वो होता क्या है। तो प्लेंट एक सिंपल लीगल डॉक्यूमेंट है और ये किसके द्वारा रिटर्न किया गया है? ये रिटर्न किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा। प्लेंटिफ कौन है यहाँ पर? प्लेंटिफ वो पर्सन है जो कंप्लेंट कर रहा है केस के अंदर, और ये जो कंप्लेंट है वो कहाँ किया जाएगा? ये किसी कोर्ट के अंदर किया जाएगा, कोई सिविल मैटर के अंडर। जो हमारा प्लेंट है, ये जो शब्द है, ये कहीं भी जो सीपीसी है उसके अंदर डिफाइंड नहीं है। अब ये प्लेंट हमें बताता क्या है? तो प्लेंट ये बताता है कि कौन जो केस है वो स्टार्ट कर रहा है, कौन स्यू कर रहा है, और किसके अगेंस्ट जो केस है उसे किया जा रहा है, और उस केस के अंदर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से जो केस है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्या ऐसे राइट्स हैं, मतलब जो कंप्लेनेंट है उसके क्या ऐसे राइट्स हैं जिनको हार्म किया गया है, जिसकी वजह से वो केस कर रहा है, और वो कोर्ट से क्या हेल्प मांग रहा है उस केस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक प्लेंट बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको समझ लेते हैं कि एक रिटन कंप्लेंट है जो कि एक सिविल लॉ सूट के अंदर की जाती है किसी कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर जो प्लेंटिफ है वो अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि भाई उसके साथ क्या इनजस्टिस हुई है और उसे क्या स्पेसिफिक रेमेडी चाहिए, क्या सल्यूशन चाहिए उस केस से, उस सूट से। अब नेक्स्ट आ जाता है रूल 1। रूल 1 किसके अंडर? ऑर्डर 7 के अंदर। तो क्या क्या एसेंशियल्स हैं एक प्लेंट के? सबसे पहले आ जाता है, मतलब एक जो कंप्लेंट आप करने जा रहे हो, एक जो कंप्लेनेंट है या जो प्लेंटिफ है, जब वो कंप्लेंट करने जा रहा है तो उस केस के अंदर वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी क्या क्या एसेंशियल्स हैं, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो उस केस के अंदर सबसे पहले मेंशन किया जाएगा कि नेम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का क्या नाम है जिस कोर्ट के अंदर आप अपना केस जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। दूसरा, डिटेल्स ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब जो भी कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी डिटेल्स, मतलब उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब एक ब्रीफ वे में कि वो क्या करता है, उसका क्या स्टेटस है, और उसका एड्रेस, मीन्स जो भी कंप्लेनेंट है उसका एड्रेस भी उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या बताता है? डिटेल्स ऑफ डिफेंडेंट। अब जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी तो डिटेल्स आपने डाल दी, अब जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो, जो डिफेंडेंट है, उसकी भी डिटेल्स आप लगाओगे इसके अंदर। सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और उसका एड्रेस आएगा। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये बताता है कि अगर ईदर साइड, मतलब दोनों, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, दोनों साइड में से अगर कोई भी पर्सन माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो आपको उसमें उस केस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। हमने 4 तक तो पिछले स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया था। अब आ जाता है नंबर 5। नंबर 5 क्या बताता है? कॉज ऑफ एक्शन, मतलब ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या कॉज ऑफ एक्शन था जिसकी वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोई केस कर रहा है, उसके आप फैक्ट्स इस केस के अंदर लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या हम बताते हैं कि शो वाई दिस कोर्ट हैज़ लीगल पावर टू हियर योर केस। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या बताता है? रिलीफ क्लेम्ड। अब अगर आपने ए ने बी के अगेंस्ट केस किया था तो ए ये बताएगा कि वो उसे बी से क्या रिलीफ चाहिए थ्रू द कोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 8, सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड क्लेम। अब ये क्या होता है? इसको सेट ऑफ को सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो जो प्लेंटिफ है, जो कंप्लेनेंट है, वो जो भी डिफेंडेंट है उसको 50,000 के लिए स्यू कर रहा है, उसके अगेंस्ट केस कर रहा है। अब डिफेंडेंट कहता है कि भाई आपके पास मेरे 10,000 बकाया हैं, आपको मुझे 10,000 रुपये देने ही हैं, तो जो रिकवरी अमाउंट होगा सेट किया जाएगा वो 40,000 किया जाएगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलिंक्विश्ड क्लेम। अब ये रिलिंक्विश्ड क्लेम क्या है? मान लो जो हमारा प्लेंटिफ है, अगर वो डिसाइड करता है कि वो जो भी उसको क्लेम करना था, क्लेम अमाउंट था मान लो 1,00,000, अब उसमें से वो 20,000 को गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, ड्यू टू एनी रीज़न। अब वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से वो जो 20,000 का अमाउंट था वो गिव अप कर रहा था? मान लो उसे कोर्ट फीस उसको रिड्यूस करना था, या जिस कोर्ट में वो फाइल कर रहा था केस को, वो ताकि वो जो केस है उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आ जाए।
तो ये होगा आपका रिलिंक्विश क्लेम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब ये क्या होता है, तो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि वो जो केस है वो कौन से कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। अगर छोटा क्लेम है तो लोअर कोर्ट्स में जाएगा, अगर बड़ा क्लेम है तो बड़े कोर्ट में जाएगा। तो उसी हिसाब से कोर्ट फीस जो होगी वो अप्लाई होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। मतलब अगर कोई भी जो केस है, मान लो ए ने बी के अगेंस्ट कोई केस किया, अब ऐसे क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से वो केस को ही खारिज किया जा सकता है, उस केस को ही रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है, प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। अब कोई भी एक रीजन होगा जिसकी वजह से ए जो है बी के अगेंस्ट कोई केस कर रहा है। अब अगर उस केस के अंदर कोई रीजन नहीं दिखता है, कोई वैलिड रीजन नहीं दिखता है, तो वो जो प्लेंट है, वो जो केस है, उसको कैंसल कर दिया जाएगा। यहाँ पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। द प्लेंट मस्ट, जो हमारा प्लेंट है वो क्लियरली शो करना चाहिए। क्या शो करना चाहिए, फैक्ट्स दैट कंस्टिट्यूट अ लीगल रीजन। मतलब एक लीगल रीजन होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए किसी भी सूट को, किसी भी केस, किसी भी कोर्ट के अंदर स्टार्ट करने के लिए। अब अगर ये पता चलता है कि उस केस में किसी का भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है या कोई भी क्लेम लेने लायक नहीं है उस केस के अंदर, तो वो जो केस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। अब इसका क्या मतलब है, अब अगर मान लो जो कंप्लेनेंट था उसने डैमेजेस फाइल किए थे 50,000 के, बट एक्चुअल डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि भाई जो डैमेजेस होने चाहिए वो 5 लाख के होने चाहिए। तो कोर्ट जो क्या करेगी कि जो प्लेंटिफ है उसको बोलेगी भाई आप इसमें करेक्शन कीजिए। अब अगर उसने एक विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में करेक्शन नहीं किया, मतलब इस 50,000 को 5 लाख नहीं मेंशन किया उस केस के अंदर, तो जो प्लेंट है, वो जो केस है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एक बार ये पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। प्लेंटिफ मस्ट वैल्यू द रिलीफ प्रॉपरली। जो भी एग्जैक्ट रिलीफ होना चाहिए एज पर द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, उस केस के अंदर उसको प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए। अब अगर जो वैल्यूएशन है वो लो है या अंडर वैल्यूड है, तो प्लेंटिफ को एक समय मिलेगा कि हाँ भाई एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर उसको करेक्ट कर लीजिए। अब अगर प्लेंटिफ फेल्स टू करेक्ट, अगर प्लेंटिफ जो है वो एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर जो भी वैल्यूएशन था उसको करेक्ट नहीं कर पाता, तो वो जो उसका प्लेंट है, वो जो उसका केस था, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लेंट इज ऑन इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड पेपर। इसका क्या मतलब है, इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो जो प्लेंट है, मान लो एक कंप्लेनेंट ने जो प्लेंट फाइल किया, वो फाइल किया 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, लेकिन उसको फाइल करना चाहिए था 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। तो जो उसका प्लेंट है, जो उसका केस है, उसको इस बिहाफ पे भी रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सूट बार्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक लिमिटेड पीरियड के अंदर फाइल किए जाने चाहिए। अब अगर वो लिमिटेड टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो जो अगर उसके बाद उस प्लेंट को फाइल किया जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। अ सूट फाइल्ड आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ रिकवरी ऑफ मनी इज बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर्स। तो लिमिटेशन कितनी मिलती है, सिर्फ 3 साल की। लेकिन वो जो पर्सन था, जो कंप्लेनेंट था, उसने उस सूट कब फाइल किया, 12 साल के बाद, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर ए, प्लेंट नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। तो एज पर रूल प्लेंट मस्ट यूजुअली बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट कॉपीज। सबसे मतलब 2 कॉपीज होनी चाहिए। अब अगर जो हमारा प्लेंटिफ है वो फेल कर जाता है डुप्लीकेट कॉपीज को प्रोवाइड करने के लिए, तो जो उसकी प्लेंट है, वो जो केस है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो रूल नंबर 9 हमें बताता है कॉपीज ऑफ प्लेंट के बारे में कि एटलीस्ट 2 कॉपी होनी चाहिए, और आपको फ़ी पे करनी होती है जब भी हम किसी को समन करते हैं, तो कोर्ट को उसकी फ़ीस पे करनी होती है। अगर इस प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया जाएगा तो आपका जो प्लेंट है उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि था प्लेंट के ऊपर, और उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक प्लेंट के, और कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बिहाफ पे, जिनके बेस पे एक प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।